इक्विडिस्टेंट शीट्स। ठीक है, तो ये अगर स्टेटमेंट होता तो सही होता, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर 1 सेक्शन ए सी। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ आपको पूरी स्टेटमेंट भी लिखनी है, जो मैं अभी स्किप कर रही हूं पर आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, लिखते जाओ। एक और चीज, जब आपको फिजिक्स की आंसर शीट मिलेगी, ठीक है, तो आंसर शीट में एक साइड अपना स्पेस मान लो कि आपको रफ के लिए लेकर चलना है। ठीक है, या हाथ में एक पेंसिल रखो और पेंसिल से आप रफ कर सकते हो साइड में, और जो आपके मेन आंसर्स हैं, है ना, मेन आंसर आप यहां लिख लेना। ओके, तो यहां पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इज गिवन टू यू at an angle of 30 degree experiences a torque equal to 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डाइपोल फील्ड के साथ मतलब कि डाइपोल मोमेंट जो है वो फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, देखो क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन के ही आपको नंबर मिलेंगे, तो आपकी बाकी सॉल्यूशंस आप रफ में कर सकते हो। तो आपको पता है इसमें बोला था चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर। चार्ज क्या होगा? Q निकालना है। टॉर्क गिवन है भैया PE और टॉर्क, तो PE टॉर्क में क्या है? टॉर्क आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, करेक्ट। अब आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। यू नो व्हाट इज P बेटा? Q टाइम्स द डाइपोल लेंथ, लेट अस से डाइपोल लेंथ इज L, E sin theta. So what is Q then? Tau divided by L E sin theta. ठीक है, and what is tau? What is torque? 4 न्यूटन मीटर। What is dipole length? 2 सेंटीमीटर है, तो लो ऊपर 100 लगा दो एक। What is E? 2 × 10⁵। What is sin theta? 30 डिग्री है, तो sin 30 इज 1/2, तो ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा। ठीक है, अब कैंसिल करना शुरू करो। 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, क्या बच रहा है? 2 × 10⁻2 -5, सो 10⁻³ चार्ज निकाला है। Q इज इक्वल्स टू कूलम में लिख सकते हो। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज C2 मिली कूलम। करेक्ट आंसर इज C2 मिली कूलम। अंडरस्टूड? अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक से सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस आ गए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटालिक प्लेट इज एक्सपोज्ड टू व्हाइट लाइट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक प्लेट है और इस पे व्हाइट लाइट पड़ रही है, मैं तो कह दूं विबग्योर पड़ रही है। व्हाइट लाइट का क्या मतलब है? कि इसके ऊपर 7 रेडिएशंस एक साथ पड़ रही है मेटालिक प्लेट के ऊपर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। किस कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मैक्सिमम होने वाला है? अब आइंस्टाइन, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा भी दूं, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन यहाँ काम आएगी। कैसे काम आएगी? मान लेते हैं कि एक रेडिएशन है जो इंसिडेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है h/ν। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ν0 चाहिए। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट इट हैज काइनेटिक एनर्जी ke। सो वी नो दैट वी कैन राइट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन h/ν इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन h/ν0 plus the kinetic energy. Also this kinetic energy is equals to EV0, where V0 is the stopping potential. ठीक है, इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, भूल गए हो, तो मैंने सारी इक्वेशन समझा दी। करेक्ट, तो वी कैन राइट h/ν minus h/ν0 is equals to EV0, where E is electronic charge, fundamental charge, it is a constant, H is a constant. ठीक है,
यू कैन राइट लाइक दिस बेटा, h अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू वी नॉट। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। फिर से देख लो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। जो फ्रीक्वेंसी है किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी वॉयलेट लाइट की बड़ी है, फ्रीक्वेंसी किसकी? रेड लाइट से। ये अपन को पता है कि वॉयलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट, क्योंकि वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा है, करेक्ट। तो न्यू वी इज ग्रेटर देन न्यू आर। अच्छा, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर मटेरियल, कांस्टेंट फॉर मटेरियल। न्यू नॉट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ फिक्स्ड वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, करेक्ट। सो ये तो कांस्टेंट है दोनों ही रेडिएशंस के लिए, रेड और वायलेट के लिए, दोनों के लिए कांस्टेंट है। बट वायलेट के लिए ये फैक्टर क्या है बेटा? बड़ा है ना। तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंस बड़ा हो गया। ठीक है, इफ आई से वायलेट के लिए फैक्टर 100 है, रेड के लिए मे बी 50 है, कॉन्सिक्वेंटली ये डिफरेंस वायलेट के लिए बड़ा है और रेड के लिए डिफरेंस छोटा है, क्योंकि इस डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू दिस डिफरेंस। ठीक है, दिस डिफरेंस इज मोर फॉर वॉयलेट कलर, हेंस वी कैन से, क्या बोल सकते हैं किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होगा? फॉर वॉयलेट कलर, विच मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, लिखोगे कैसे? आंसर 3 आप लिखोगे ऑप्शन डी और फिर यहाँ पे वॉयलेट लिखना। दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट। ठीक है, एंड दिस वॉज जस्ट एक्सप्लेनेशन विच यू कैन डू इन रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल। When alpha particles are sent through thin gold foil, most of them go straight through the foil because, अब ये बड़ा इजी है, अल्फा पार्टिकल भेजे सारे ऐसे स्ट्रेट चले गए जिस रास्ते, मतलब देयर इज नो डेविएशन एट ऑल। दिस हैपन्स क्योंकि एटम के अंदर खूब सारा एम्प्टी स्पेस है। कहाँ दिख रहा है एम्प्टी स्पेस? एलो थर्ड पार्ट। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। दिस इज वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। सो सिंस दिस इज इजी पीजी क्वेश्चन, आई एम डायरेक्टली राइटिंग आंसर फॉर सी। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron is moving along positive x-axis in a magnetic field which is parallel to positive y-axis. देखो बेटा, रीड अच्छे से करना। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y-axis। तो ये हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव y-axis बना दी और इसके पैरेलल अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along पॉजिटिव x-axis। सो पॉजिटिव x-axis के along इलेक्ट्रॉन का मोशन है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन? किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेगी? बेटा इसको दो मेथड से कर सकते हो, है ना, देखते जाओ। सबसे पहले तो हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, वी कैन राइट दिस क्यू, है ना, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, करेक्ट। पहला तरीका, क्यू यहाँ पे क्या है? माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो v क्रॉस b ऐसे लिख दो, है ना। ये माइनस साइन और ये v क्रॉस b, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव है, तो माइनस साइन के साथ मिलकर ये बन जाएगा b क्रॉस v। ठीक है, अच्छा, अब ये b क्रॉस v बन गया, इसका मतलब क्या है कि आपको b से v की तरफ आना है। कैसे आना है b से v की तरफ? अपना राइट हैंड जो है उसको यूज करो, अपनी फिंगर्स को b से v की तरफ मूव करो। देखो थंब कहाँ आ रहा है, ठीक है, तो b से v की तरफ आते हैं। जब हम b से v की तरफ आते हैं, ये स्मॉलर एंगल देखा जाएगा, है ना, तो आपका थंब उस टाइम पे कहाँ जा रहा है? देखो ये जा रहा है इनटू द प्लेन, है ना, तो इनटू द प्लेन जा रहा है, तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? ये माइनस z एक्सिस के अलोंग जो है फोर्स एक्ट करेगी, है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव z एक्सिस होगा कन्वेंशनली आउट ऑफ द प्लेन लिया जाएगा, प्लस x प्लस y प्लस z। एक तो ये तरीका था। सेकेंड मेथड देख लो। सेकेंड मेथड देखने का तरीका ये होगा बेटा कि v और b कौन से एक्सिस पे हैं वो देख लो, ठीक है। तो v जो भी है, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू है x के अलोंग, इसकी जो भी वैल्यू है ये i कैप में है। किस में बेटा? i कैप में। और जो b है ये किस में है? ये प्लस
जे कैप में है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन के पास जो प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट, क्या बन रहा है प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे कैप, ठीक है। फिर से देख लो, वी किस में है, आई कैप में, और बी किस में है, जे कैप में। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आई क्रॉस जे कैप। सामने क्यू है जो कि नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अपन माइनस लिख दिया। अब इन जनरल आपको पता है कि आई क्रॉस जे होता है के कैप, है ना, आई क्रॉस जे होता है के कैप, जे क्रॉस के कैप आई कैप होता है, ठीक है, और फिर के क्रॉस आई कैप ये जे कैप होता है। तो ये आपने वेक्टर प्रोडक्ट के नियम पढ़े हैं, और अगर भूल गए हो तो मैंने रिमाइंड करा दिया। तो फिलहाल अपने पास यहाँ पे क्या है, आई क्रॉस जे कैप और सामने एक माइनस साइन है। देखो, अगर आई क्रॉस जे कैप के कैप के बराबर होता है, तो अगर मैं यहाँ माइनस साइन लगा दूँ सामने, है ना, यहाँ माइनस लगा दूँ, तो मुझे यहाँ भी माइनस लगाना है, फिर दोनों साइड माइनस लगेगा, और ये कह लो कि ये माइनस के कैप के बराबर होगा, ऐसे कह लो। तो यहाँ इस साइड पे क्या था, इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स था माइनस के कैप। माइनस के कैप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस जेड एक्सिस। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही है। दो मेथड, तीसरी एक और मेथड है ना, फादर मदर चिल्ड्रन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपने पढ़ा है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। ये नेगेटिव चार्ज के जाने की दिशा है, तो करंट की दिशा इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक है। फादर इज फोर्स, मदर इज मैग्नेटिक फील्ड, सी इज करंट। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर और करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखो, तो थंब इनसाइड जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, तो वैसे भी निकाल सकते हो। तीसरी मेथड हो गई, 10th क्लास में पढ़ी थी आपने, ठीक है। अगले सवाल देख लो, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्स सब्सटेंस है, इसकी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है स्लाइटली लेस देन यूनिटी, 1 से थोड़ी छोटी है, एंड दैट ऑफ सब्सटेंस y, जो सब्सटेंस y है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी बड़ी है 1 से। अगर 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी होती, 1000 होती कुछ, तो फेरोमैग्नेटिक होता। 1 से ज़रा सी बड़ी है तो पैरामैग्नेटिक है। ये सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और 1 से ज़रा सी छोटी है तो ये डायामैग्नेटिक है। अब ये जो है ये कंप्लीटली रोट मेमोराइजेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट हो गया। मैग्नेटिज्म एंड मैटर ऑलरेडी रिड्यूस टू हाफ ऑफ द सिलेबस, जो पहले आता था, बहुत छोटा चैप्टर बचा है, उसको आप एक दिन में पूरा 1 घंटे में निपटा सकते हो अच्छे से, तो उसको पढ़ लेना। मोस्टली इसमें ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दी, हो सकता है कि आपके सीबीएसई बोर्ड में क्या आ जाए, ससेप्टिबिलिटी दी हो, इज इक्वल्स टू -1। बताओ भैया कौन सा सब्सटेंस है, तो ये परफेक्ट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अगर नेगेटिव है और स्मॉल है तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पॉजिटिव है और स्मॉल है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो ससेप्टिबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी पे दिया हुआ था, तो यहाँ पे कौन सा आंसर कहता है कि एक्स डायामैग्नेटिक है, बी, और वाई फेरोमैग्नेटिक, ये नहीं हुआ। एक्स डायामैग्नेटिक और वाई पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन डी यहाँ सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.81 ओम। अपने पास एक एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है 0.81 ओम्स, ठीक है। इट कैन रीड अप टू 1 एम्पियर करंट, इसमें 1 एम्पियर करंट पास करो, ये 1 एम्पियर तक रीड कर सकते हैं, कैपेसिटी है इसकी, है ना, 1 एम्पियर तक रीड करने की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज। अब क्या करना है कि इसकी रेंज जो है 10 एम्पियर बना देनी है। देखो बेटा 10 एम्पियर में तो ये फूक जाएगा ना, इसकी कैपेसिटी 1 एम्पियर रीड करने की है। तो क्या करो, पैरेलल में एक काफ़ी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, ठीक है। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करो, क्योंकि स्मॉल रेजिस्टेंस जो है, देखो करंट का एक बिहेवियर है, जो जितना कम रेजिस्टेंस वाला पाथ होगा वो उस पाथ के थ्रू गुजर जाएगा, है ना। तो वी विल चूज अ रेजिस्टेंस सच दैट, अगर मैंने इस कॉम्बिनेशन को 10 एम्पियर दिया तो भैया ये भाई साहब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 एम्पियर रखेंगे, रिमेनिंग 9 एम्पियर जो है, रिमेनिंग 9 एम्पियर शंट से जाने चाहिए, सो दैट द कॉम्बिनेशन गेट्स 10 एम्पियर करंट, बट जो आपका ये एमीटर जो है वो फूके भी नहीं, है ना। तो एक चीज जो है आपको यहाँ पे दिख रही है कि दोनों के एंड पॉइंट, शंट और एमीटर के एंड पॉइंट कॉमन है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एमीटर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट ये बराबर होना चाहिए।
इट मीन्स कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है 0.81 इंटू एमीटर का जो करंट है 1 एम्पियर, शंट का जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं S, और शंट का जो करंट है 9 एम्पियर, ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से बहुत सिंपली आप शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो 0.81/9। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो लो डेसिमल हटा के नीचे 100 करो, 9 9 से 81 कितना आ गया 0.09 शंट का रेजिस्टेंस निकाला है तो ओम में आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन बी। हार्डली 5 सेकंड में आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो, पर ऐसे बहुत सारे सवाल आने की गुंजाइश है। बहुत सारे क्या मतलब 1-2 भी आएंगे, लेकिन इस पे चांसेस ज्यादा है क्वेश्चंस आने की, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। वोल्ट मीटर रेंज पे भी आ सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। An electron with angular momentum L, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L है, मूविंग अराउंड न्यूक्लियस हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली निकालना है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को घुमाने के पहले अगर आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, उस कॉइल में I करंट है, तो उस कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो I × A होता है। ठीक है, यहाँ पे M क्या है? M इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट I। ठीक है, व्हाट इज एरिया? इट इज एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द कॉइल। अब इसको अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन के साथ, ये एरिया ऑफ कोर्स अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो यहाँ पे ये एरिया क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के साथ देखूं, ये आपका न्यूक्लियस है, इस ऑर्बिट के रेडियस को r मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिव चार्ज होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन I इंटू ये A क्या हो जाएगा बेटा? πr² रख दो। करंट क्या हो जाएगा? Q/T। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E/T πr²। जाहिर सी बात है T क्या हो जाएगा? 2πr/V। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा E/2πr। V ऊपर आ जाएगा तो πr² × V ऐसे लिखा जा सकता है। कुछ कट्टम पिट्टम कर देते हैं, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, क्या हो गया ये? EVr/2 है ना। अब बेटा आपको पता है कि जहाँ पे VR दिख रहा है वहाँ पे M × कर दो, है ना, ऊपर करोगे तो नीचे भी करोगे। MVr होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। 11th में नहीं पढ़ा था तो 12th में तो पढ़ना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। MVr क्या है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया ये? EL/2m। अगेन 5 सेकंड का सवाल है, ठीक है, तो EL/2m कहाँ दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन है EL/2m, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। The large scale transmission of electrical energy over long distances is done with the use of transformers। आपको पता है कि एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी में ज़्यादा टर्न, सेकेंडरी में कम। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी में कम टर्न्स, प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स। ठीक है, जो भी हो, स्टेप डाउन हो स्टेप अप हो, इसमें हमको एक चीज़ पता है कि जब लंबी ट्रांसमिशन करनी है, मतलब मेरे को काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है, हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाएगा। ठीक है, लंबी लंबी वो जो ऊपर बहुत छत के ऊपर एक मोटी सी केबल होती है, ठीक है, हाई टेंशन केबल कहते हैं, ऐसे डेंजर सिग्नल बना होता है, लिखा होता है 1000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। कभी देखा है 10,000 एम्पियर लिखा हुआ, 1000 एम्पियर लिखा हुआ? कभी नहीं देखा होगा, है ना। तो हाई वोल्टेज पे ठीक है, लंबे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, और सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पावर लॉस बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाती है। हाई करंट पे ट्रांसफर करने का मतलब होता है I²RT। I²RT का मतलब है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ज़्यादा अगर करंट होगी, है ना, तो जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से काफ़ी सारी पावर लॉस हो जाएगी, है ना। तो हाई वोल्टेज पे पावर लॉस को कम करने के लिए, पावर लॉस को कट डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है भेजा जाता है। साथ साथ में जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो करंट स्टेप डाउन हो जाती है, करंट कम हो जाती है। ठीक है, करंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कीपिंग द आउटपुट पावर और इनपुट पावर, जैसे आप लिखो ना जब आपने डिराइव किया है PI = PO,
है ना। तो पी आई इक्वल टू पी ओ रखने के लिए, इनपुट पावर आउटपुट पावर को सेम रखने के लिए, जब आप वोल्टेज को अप करोगे तो करंट डाउन हो जाएगी। तो रिडक्शन ऑफ करंट होता है क्या? ये भी होता है, दोनों चीजें होती हैं क्या? रिडक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज ना, दोनों एक साथ रिड्यूस नहीं हो जाएंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। बड़ा इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, इसमें आपको ज़्यादा सोचने में बुद्धि भी नहीं खपानी। अगेन अगर मैं बात करूँ ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला जो सेक्शन बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर बार आप देखोगे पेपर में क्वेश्चन आता ही है, 5 मार्क्स में भी कई बार उसमें क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो मैं जहाँ बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, नोट कर लो, ठीक है। ओके, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B components of an electromagnetic wave at a certain time and location. The direction of propagation of the electromagnetic wave is. मैं आपको पहले ही बता दूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती क्या है? वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B होती है। क्या होती है? वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B होती है। तो वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B करो, आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलेगा। करो बेटा करो। E क्रॉस B का मतलब क्या है कि E से B तक जाओ, E से B तक जाओ, फॉलोइंग स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू। और देखो आपका थंब किधर पॉइंट, राइट हैंड यूज करना है, फिंगर्स को E से B ले जाओ और देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है। तो E नीचे है और ये रहा आपका B, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं E को B की तरफ लेकर जा रही हूँ, है ना, E को B की तरफ यूजिंग माय राइट हैंड, थंब मेरा कहाँ जा रहा है? थंब मेरा जा रहा है आउट ऑफ द प्लेन, है ना। तो सही आंसर क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू E एंड B एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। भैया E क्रॉस B से तो अपन को पहले ही पता है कि डायरेक्शन हमेशा, प्रोपगेशन की डायरेक्शन हमेशा E और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इसमें अपन को डाउट नहीं है। होगी क्या? राइट हैंड थंब रूल, वेक्टर प्रोडक्ट लगा लो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होके करंट जो है इंड्यूस करी जा रही है। अपन को पता है लेंस फैराडे लॉ, पहले तो भैया ईएमएफ इंड्यूस होगी माइनस डी फाई अपॉन डी टी, अपन को पता ही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे लिखा जाता है? माइनस डी फाई बाय डी टी लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ई को कैसे लिख सकते हो? तो आई इंटू आर लिख सकते हो। आई इंटू आर इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। देखते हैं आगे क्या बोला है। द वेरिएशन ऑफ करेंट विथ टाइम इज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये जो करंट का वेरिएशन है टाइम के साथ यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, देखो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, साइन वाइन छोड़ो, यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, ये साइन वाइन छोड़ो। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स मतलब कि बेटा बता दो कि डी फाई कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आई आर डी टी, सिंपल, आई आर डी टी, ओके। अब अगर मैं कहूँ ये जो आई इंटू डी टी है, ठीक है, आई इंटू डी टी, वो तो बेटा ये एरिया ऑफ ये ट्राइंगल हो गया, निकाल लो आई इंटू डी टी यहाँ से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या है आपका 0.5 इंटू करेंट 10, सो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 2.5 आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया R इंटू 2.5। रेजिस्टेंस कितनी दी थी? 100 ओम्स की रेजिस्टेंस थी, तो 100 इंटू 2.5, ठीक है। तो कितना हो गया? 250। 250 करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 250 वेबर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 250 वेबर इज द करेक्ट आंसर। फ्लक्स निकाल रहे थे, यूनिट क्या होगी? वेबर होगी, ठीक है बच्चे पार्टी। तो याद रखना कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो आपने लिया क्या है? एवरेज। ये जो हाफ आ रहा है ना, ये हाफ इंडिकेट क्या करता है? 0.5 तो टोटल टाइम है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है आपका एवरेज करंट ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अगला सवाल, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is -13.6 n² eV
द नेगेटिव साइन ऑफ द एनर्जी इंडिकेट्स, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है सिंपली कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन द एटम टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली बाउंड है, फ्री टू मूव नहीं, इज बाउंड टू न्यूक्लियस, करेक्ट। जहां पे भी आपको नेगेटिव साइन दिखेगा, ऐसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आती है। क्यों? वी आर बाउंड ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली इट रिक्वायर्स एनर्जी। अगर हमको कोई चाहे कि ये इसको यहाँ से ज़मीन से निकाल के कहीं स्पेस में फेंक दो, तो इसके लिए क्या है कि बाहर वाले किसी जो भी एजेंट है उसको एनर्जी लगा के खींचने में उसकी एनर्जी लगेगी। ठीक है, वी आर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन इट्स ऑर्बिट, बाउंड है न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब इलेक्ट्रॉन को हमें कुदाना है ज़बरदस्ती, तो बाहर से एक्सटर्नल एजेंट को एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब आ गए हम एसर्शन रीजन पे। टोटल 4 एसर्शन रीजन है। देख लो भैया ऑप्शन क्या है, या तो दोनों एसर्शन रीजन ट्रू है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है एसर्शन को, तो ए। दोनों ट्रू है बट रीजन अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का तो बी। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो सी, और अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो डी। ठीक है, ए बी सी डी। चेक करते हैं। Assertion है for the radiation of a frequency greater than the threshold frequency। मान लेते हैं कोई रेडिएशन है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। जाहिर सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल 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 सही है कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ ज्यादा इंटेंसिटी है लाइट की, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन से एनर्जी लेगा, तो ऐसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं तो एनर्जी ले पाएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा द पैकेट्स ऑफ एनर्जी द नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो कहना चाहो, ठीक है, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्बिंग द एनर्जी, बिल्कुल वही बात यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी है, द एनर्जी क्वांटा, एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है। तो एसर्शन तो अपना ट्रू है, ठीक है, रीजन भी अपना ट्रू है और रीजन इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, पुटिंग p टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद n टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब कैन नॉट फॉर्म द pn जंक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये p टाइप है, ये n टाइप है, लो रख दिया साथ में, हो गया जंक्शन, बन गया? नहीं, ऐसे नहीं बनता जंक्शन। ठीक है, द रफनेस एट कॉन्टैक्ट विल बी मच मोर देन द इंटर अटोमिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज नॉट पॉसिबल। खाली ऐसे रख दिया तो आपको तो लग रहा है चिपके हुए हैं, पर वो चिपके हुए नहीं है। चाहे सरफेस कितनी भी रफ हो तो भी इनके बीच की जो स्पेसिंग है दो एटम के इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से, मतलब अगर मैं कहूँ कि p टाइप के अंदर, अकेले p टाइप की बात करूँ तो दो एटम के बीच की जो स्पेसिंग है, और यहाँ पे मैंने n रख दिया, ठीक है, तो ये जो स्पेसिंग है ये इससे काफ़ी गुना बड़ी है। भले आपको आंखों से नेकेड आई से ये चिपके हुए दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज अगेन ट्रू, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है बेटा। अगर इसकी नॉलेज नहीं थी तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। असर्शन, एन इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी when it is at a location associated with negative value of potential and has lower potential energy when at a location associated with positive potential। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। ठीक है, an electron has higher potential energy at a location with a negative value of potential। ओके, अब इसका क्या मतलब है, चलो ऐसे समझ लो बेटा कि मेरे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखना, ठीक है, ये फील्ड्स हैं इधर उधर जा रही हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ऐसे हाइपोथेटिकली ले लेते हैं कि यहाँ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल है,
इस लाइन के अलोंग में अगर आगे बढ़ूंगी, है ना, ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव चार्ज के पास है, ये पॉजिटिव चार्ज के पास है। जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाऊंगी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो, यहाँ पे क्या हो, सिर्फ 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ 1 वोल्ट के पोटेंशियल पे रख रही होती, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रख रही होती, 1 वोल्ट के पोटेंशियल पॉइंट पे रख रही होती, तो क्या मुझे मेहनत करके इसको 4 वोल्ट तक लाने की जरूरत पड़ती? ना, ठीक है। एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे 1 वोल्ट कह लो, इस पोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल होता, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कह लो, वो बेसिकली क्या होती बेटा, हाई होती। और ये जितना पास आते जाएगा, जितना पास आते जाएगा उतनी इसकी एनर्जी कम होते जाएगी, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा क्यों, एनर्जी कम करने जाएगा, यही तो पढ़ते हो। टू अटेन द मोस्ट स्टेबल पोजिशन। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर इसकी एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज से दूर इसकी एनर्जी ज्यादा होती और पास आने पे एनर्जी कम होती। चलो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पे है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के काफी पास है, तो यहाँ पे -4 वोल्ट का पोटेंशियल होता, कहीं दूर जाके हो सकता था कि -1 वोल्ट का पोटेंशियल हो। समझना बात को, क्या इलेक्ट्रॉन अगर -1 वोल्ट पे रखा होता तो अपने आप ये -4 वोल्ट तक जाता? ना, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती। और जैसे ही हम एक्सटर्नल एजेंट लगाएंगे, एक्सटर्नली वर्क कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ -4 वोल्ट पे रखने के लिए, मतलब हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ा दी, एनर्जी क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन की बढ़ा दी। यानी ये जितना नेगेटिव पोटेंशियल पे जा रहा है, जितना नेगेटिव पोटेंशियल पे जा रहा है इसकी एनर्जी बढ़ रही है, जितना नेगेटिव पोटेंशियल पे जा रहा है उसकी उतनी एनर्जी बढ़ रही है, और जितना पॉजिटिव पोटेंशियल पे जा रहा है एनर्जी घट रही है, ठीक है। अब पढ़ो, इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विद नेगेटिव वैल्यू, हाँ जी, एंड हैज अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पॉजिटिव पोटेंशियल, हाँ जी, सही बात है। मैंने आपको दोनों एग्जांपल में ये बात समझा दी। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स का नेचर ये है कि वो हाई पोटेंशियल से क्या करें, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो क्या ये ट्रू बात है? देखो बेटा, फिर से ये कन्वेंशन वाली बातें हैं, तो हम कन्वेंशन को ट्रू बोलते हैं कि नहीं उसको समझ लेते हैं। कन्वेंशनली जो पोटेंशियल का अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अपन एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले लिया, और फिर हम कन्वेंशनली एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब जैसे आप पॉजिटिव चार्ज के पास जाओगे, पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे हाई होगा, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या होगा, लो पॉजिटिव पोटेंशियल। बहुत शॉर्ट में इधर हाई पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल, शॉर्ट में यही कह सकते हैं, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लो, इन्फिनिटी पे तो जीरो ही होता है, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, और यही एक्सटर्नल वर्क डन जो है ये बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ये हमने कन्वेंशनली किसके लिए माना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए माना है। ऐसे ही यूजिंग द सेम कन्वेंशन, सेम कन्वेंशन अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज ले लूं, कोई नेगेटिव चार्ज ले लूं, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इसको मुझे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, रिवर्स। मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसको ले जाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज बाय कन्वेंशन हाउ वी हैव डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब इतनी बात समझ में, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है बेटा,
टेंडेंसी है कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा सकता है. इट कैन गो फ्रॉम लो टू हाई. पर अगर इसको हाई से लो ले जाना है, हाई से लो ले जाना है, तब एक्सटर्नल वर्क डन की ज़रूरत है. अपने आप ये क्या कर सकता है, लो से हाई की तरफ जा सकता है. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल विच इज फॉल्स. विच इज फॉल्स. वाई इज इट फॉल्स? क्योंकि फिर से अगेन एंड अगेन ये देख लो, इलेक्ट्रॉन को हाई से लो ले जाने में भैया एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है. एक्सटर्नल वर्क. क्या ये अपने आप जा रहा है? नहीं. अपने आप ये कहां से कहां तक जा सकता है, ये, ठीक है, ये कर सकता है लो से हाई. तो इसके हिसाब से तो ये जो स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई. तो यहाँ पे एसर्शन तो ट्रू है, एसर्शन तो ट्रू है, बट रीजन फॉल्स है. अब अगर एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी. तो इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी. आंसर 15 ऑप्शन सी. ठीक है, ओके. 16 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में, टोटल 16 क्वेश्चन थे और ये 16th क्वेश्चन है हमारा. देख लेते हैं इसको. प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस. ऑप्टिकल फाइबर कैसी होती है? ये जो कोर है, ठीक है, और ये होती है क्लैडिंग, ठीक है. ये डेंसर है और ये रेयरर है. सो बेसिकली इट इज कोएक्सियल, जिसमें जो कोर है, बीच का जो मीडियम है वो डेंसर होता है. तो लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाने की कोशिश करती है, बट लेकिन वो टोटल इंटरनल उसका रिफ्लेक्शन होता रहता है. ठीक है, ओके. सो प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस. हाँ जी, सही बात. कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. दिस इज हाउ लाइट प्रोपगेट्स इन ऑप्टिकल फाइबर. refractive index of the material of the cladding of the optical fiber is greater than that of the core. ये गलत हो गया भैया, कोर डेंसर है, यहाँ पे बोला कि क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. तो वंस अगेन अपना एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन हुआ. इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? अब इतनी बात समझ में आ गई है तो हम सेक्शन बी शुरू